हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने डिस्कस किए थे जो लेक्चर्स, आज नेक्स्ट लेक्चर आज के आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं सेंटर एंड स्टेट के बिटवीन्स में जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेशंस कैसे बनाए रखते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोथ सेंटर एंड स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक लिस्ट डिवाइड की गई है जिसको यूनियन एंड स्टेट लिस्ट कहते हैं, और उनमें जो सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पावर भी शेयर की है। बट सम कंडीशंस में सेंटर और पावर किया गया है ऑन द लेजिस्लेचर्स, जबकि कभी भी नेशनल इंटरेस्ट क्रिएट होता है या डेमोक्रेटिक रूल्स वायलेट होते हैं या स्टेट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को वायलेट करते हैं, तो रिजोल्यूशंस राज्यसभा के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है और वहाँ पर पावर एनेक्स कर सकती है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये स्टडी किए जाते हैं, इनको डिफाइन किया जाता है तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट जो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, एंड थर्ड फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप होते हैं। आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 245 अप टू आर्टिकल 255 तक और पार्ट 11th में कॉन्स्टिट्यूशंस के ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस डील होते हैं, और ये किसके बिटवीन में होते हैं? सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन में। बिसाइड्स दिस, यहाँ पर कुछ और भी आर्टिकल हैं जो डील करते हैं इस सेम सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिवाइड्स किए हुए हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। टेरिटोरियल और सब्जेक्ट के लेजिस्लेशंस में भी इनको डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोवाइड्स किया है कि पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेशन है वो इन द स्टेट फील्ड में अंडर द 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एज वेल एज द सेंटर कंट्रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन इन सर्टेन केसेस में होता है। वो कौन से केसेस हैं? वो 4 केसेस हैं जिनके बिटवीन में सेंटर और पावर होता है। यानी किन किन में? फर्स्ट इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशंस, second distributions of legislative subjects, and third parliamentary legislation in the state field, and fourth is the center's control of state legislation. Once again I repeat it again, first territorial extent of central and state legislation। कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट जब होता है वो सेंटर एक्सटेंट होता है, जो वो सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन का होता है, और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, और थर्ड है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, एंड फोर्थ इज द सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल एक्सटेंट जो लेजिस्लेशन में आता है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में, उसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन वो कैसे होता है? पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करता है, लॉ मेक करता है, लॉ मेकर बॉडी है, और स्टेट भी लॉ मेकर बॉडी होती है फॉर द होल और एनी अदर टेरिटोरियल ऑफ इंडिया। फ़र्क क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, जितना भी हमारा जोग्राफिकल टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक है, हमारा जो कंट्री का एरिया है, उस सारे एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेक करना और वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोराइजेशन होता है। बट स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लॉ क्रिएट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ मेक करती है, वो सिर्फ स्टेट टेरिटोरियल तक ही एग्जिस्ट रहते हैं, वो ऑन द होल कंट्री उसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता है। टेरिटोरियल यानी टेरिटोरी ऑफ इंडिया includes the states and union territory and any other area for the time being included in the territory of India। स्टेट लेजिस्लेचर मैंने पहले ही बताया है वो लॉ मेक कर सकती है फॉर द होल एंड एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और वो लॉ जो बनता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर
वो आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट, एक्सेप्ट इसके कि व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। पार्लियामेंट अकेला ही जो लॉ क्रिएट कर सकता है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के thus इसी तरीके से laws of parliament are also applicable to the Indian citizens and their property in any part of the world. President can make regulations for the peace, progress and good government of the 4 union territories: Andaman and Nicobar Island first, that is the union territory; लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये रेगुलेशन जो है ये किया बनाया जाता है, हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट ऑन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट में आल्सो रिपेल, इसको अमेंड या रिपेल भी किया जाता है एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के मुताबिक, और किस रिलेशन में, यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नर एम्पावर किया जाता है कि टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modifications and exceptions. गवर्नर ऑफ असम जैसे हैं वो may likewise direct that an act of parliament does not apply to a tribal areas. ये ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्राइबल्स एरियाज, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इन द स्टेट आर अप्लाई विथ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शन। प्रेसिडेंट एंजॉय करता है सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज। वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम स्टेट के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स कहाँ क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट इज़ द यूनियन लिस्ट, सेकंड इज़ द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर उनको कंटेन करके, उनको फॉलो अप करके यूनियन गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करती है, लॉ मेक करती है, और वो ऑन द होल टेरिटोरी ऑफ द कंट्री, स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट होते हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है लॉ मेक करने में ओनली 2 सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में कंटेन हैं, और वो सब्जेक्ट्स को फॉलो करके स्टेट गवर्नमेंट लॉ मेक करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ सिर्फ स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्री तक ही सीमित रहता है, नॉट ऑन द होल पार्ट ऑफ द कंट्री और द आउटसाइड ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट मिलके ये कानून, ये लॉ मेक करती हैं, और वो लॉ भी आउटसाइड द स्टेट यानी होल टेरिटोरी ऑफ द कंट्री के एग्जिस्ट करता है, सॉरी ऑन द स्टेट ये कानून इम्प्लीमेंट होता है। इसमें जो ओरिजिनली सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स है वो 97 थे, बट इस टाइम पे 99 सब्जेक्ट्स हैं। डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन, यहाँ पर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत एम्पावर रहती है, और स्टेट लेजिस्लेचर इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं to make laws with respect to any of the matters enumerated in the state list। और वो स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 61 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट 66 सब्जेक्ट एग्जिस्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको हम पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, पुलिस, पब्लिक हेल्थ है, और सैनिटेशन है, एग्रीकल्चर है, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स एंड गैम्बलिंग एंड सो ऑन। ये सब स्टेट लिस्ट में कंटेंस होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एन्यूमरेटेड होते हैं। जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ मेक कर सकती हैं, वो किस रेस्पेक्ट के, किस सब्जेक्ट के ऊपर? विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। वो कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली जो हैं वो 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट हैं,
और इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ हुआ एंड प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर्स है, मैरिज एंड डिवोर्स है, पॉपुलेशन है, कंट्रोल है एंड फैमिली प्लानिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस है एंड अदर्स। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब हुआ, उन्होंने ट्रांसमिट किए 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में, और वो कॉन्करेंट लिस्ट में कहाँ से लाए, स्टेट लिस्ट से उठा के उनको कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट डाले थे, और वो कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, weights and measures, protection of wild animals and birds, and administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Court। ये सब्जेक्ट्स पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ, और ये 5 सब्जेक्ट वहाँ से ट्रांसफ़र किए गए और कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए। दैट्स वाई टुडे यूनियन गवर्नमेंट इज आल्सो एम्पावर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। दैट आप देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंट्री में आई हुई, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अबाउट द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो होती है सेंटर और स्टेट के बिटवीन में, वो मेंटेन रहती हैं इन नॉर्मल टाइम्स में, बट इन एबनॉर्मल टाइम ये स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इज़ आइदर मॉडिफाइड और सस्पेंडेड। एबनॉर्मल टाइम में ये जो स्कीम्स होती हैं या तो ये मॉडिफाई की जाती हैं या सस्पेंड की जाती है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है लॉ मेक करने में ऑन एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट under the following 5 extraordinary circumstances। In fact, आप समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को ये एम्पावर किया गया, ये पावर दी है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड हैं उन पे लॉ मेक कर सकती है। वो कौन से हैं और किस कंडीशंस में, कैसे वो क्रिएट किए जाते हैं, जब व्हेन राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशंस, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करता है। कब करता है, अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर करे, मीन्स अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट, देन द पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज इन दैट मैटर्स। किस कंडीशंस में, कि अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर करता है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, और किस मैटर पे बनाना चाहिए, वो मैटर जो स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड होते हैं, देन क्या होता है, पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज, पार्लियामेंट टू बिकम कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर्स which matter that was existed in the state list, and state list only enumerated in the state government. State government is empowered during the ruling times, but when Rajya Sabha declares that the resolution according to passes the resolutions, and the central government ये अथोराइज की जाती है, उसके पास ये पावर दी जाती है कि वो स्टेट लिस्ट को के ऊपर भी अपनी पावर का इम्पोजिशन करके वहाँ पर भी कानून बना सकती हैं। ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्पावर दिया गया है। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि 2019 में धारा 370 को जब एबॉलिश किया गया था, तो यहाँ पर भी राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसके बाद लोकसभा में उसको डिस्कशंस में बिल को उतारा गया था। So that is the most important points according to the objective point of views, and the mains point of view, the question is most important. So please concentrate on that questions। ऐसे रिजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्ट किए जाते हैं 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। टोटल मेंबर्स ऑफ हाउ मच मेंबर्स आर प्रेजेंट इन राज्यसभा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 250, और 250 में से जो नंबर ऑफ मेजॉरिटी पीपल मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस यानी राज्यसभा के जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी सहमति बनाते हैं, तब ये रिजोल्यूशन पास होता है,
और ये रिजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स सिर्फ 1 साल तक रहता है। सिर्फ ये रिजोल्यूशन 1 साल तक रहता है। इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर दैट, इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स but not exceeding 1 year at a time. The law ceases to have effect on the expirations of 6 months after the resolution has ceased to be in force. ये provisions does not restrict the power of a state legislature to make laws on the same matter, but in case of inconsistency between a state law and a parliamentary law, the latter is to prevail. नेशनल इमरजेंसी इम्पोजिशन के ड्यूरेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रोल प्ले करती है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी? पार्लियामेंट क्या एम्पावरमेंट, क्या पावर रख सकता है? तो पार्लियामेंट एक्वायर्स करता है पावर्स टू लेजिस्लेटिव विद रेस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनको पावर दी गई है, नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो पावर लेजिस्लेट के ऊपर जो है विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट में जो हैं वो एक्वायर्स करती हैं, यानी वो स्नैच करती हैं, वो छीन लेती हैं। उस दौरान वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जब वो किया जाता है इज इन ऑपरेशंस, तो लॉ बिकम्स इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months after the emergency has ceased to operate. Here also the power of a state legislature to make laws. Here also the power of a state legislature to make law on the same matter is not restricted. But in case of repugnancy between a state law and a parliamentary law, the latter is to prevail. State make a request. When states make a request, कब करती है? When a legislature of 2 or more state pass resolutions requesting the parliament to enact laws on a matter in the state list. जब एक स्टेट या एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा स्टेट का लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव जो गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट करे कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड हैं उन पर लॉ मेक करे, उन मैटर्स पर कानून बनाए, तब भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। Then the parliament can make laws for regulating that matters. A law so enacted applies only to those states which have passed the resolutions. इसी तरीके से any other state may adopt it afterwards by passing a resolution to that effect in its legislature. दूसरी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट्स है स्टेट्स की, वो भी उस रेजोल्यूशन को फॉलो कर सकती हैं, उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट रह सकता है। ऐसा कानून, ऐसा लॉ अमेंड भी किया जा सकता है, रिपेल्ड भी किया जा सकता है, बट ओनली बाय ए पार्लियामेंट, नॉट बाय ए लेजिस्लेचर। यानी स्टेट गवर्नमेंट उनको रिपेल या अमेंड नहीं कर सकती, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट हाउस ही उनको रिपेल्ड या अमेंड कर सकता है। ये इफेक्ट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन अंडर द अबव प्रोविजंस होता है is that the parliament becomes entitled to legislate with respect to a matters for which it has no power to make a law. इसी तरीके से the implementations of international agreements, parliament can make laws on any matter in the state list for implementing the international treaties. जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड हैं उनके ऊपर ये कानून बना सकते हैं उस मैटर्स पे, और इंटरनेशनल ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट्स या कोई कन्वेंशंस होता है, ये प्रोविजंस एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है टू फुलफिल द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स। कुछ एग्जांपल्स इस लॉ की मैं आपको बताता हूँ जो एनेक्टेड की जाती है अंडर द अबव प्रोविजंस आर यूनाइटेड नेशन जैसे है, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशंस एक्ट 1960 का, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 का, एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल
एंड ट्रेड रिलेटेड इंटरप्रोस्पेक्टिव, ये सब इस इम्प्लीमेंटेशंस के तहत होते हैं। पार्लियामेंट के कानून बनाने से ये सब ऑब्लिगेशन फुलफिल की जाती है। प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशंस में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड होता है किसी स्टेट में तो पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर हो जाता है। पार्लियामेंट एम्पावर हो जाता है और किस में, लॉ मेक करने में, विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। और दूसरी कंडीशन एक और बता दूं मैं आपको कि पार्लियामेंट कब सुप्रीम बन जाता है, जब किसी भी स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन होता है तो उसकी सारी पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती हैं, पार्लियामेंट के पास चली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और पार्लियामेंट एम्पावर हो जाता है स्टेट लिस्ट के में जितने भी सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड हैं उन पर लॉ क्रिएट करने में, लॉ फॉर्मेशंस में वो वहाँ पर लॉ फॉर्मेट कर सकते हैं पार्लियामेंट हाउस in relation to the state. A law made so by the parliament continues to be operative even after the president rule. वो लॉ जो पार्लियामेंट उस प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशंस में क्रिएट करता है, फॉर्म करता है उस स्टेट में, वो आफ्टर प्रेसिडेंट रूल यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी जब वहाँ आती हैं तब भी वो लॉज एंड रूल्स कंटिन्यू रहते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। ये मेंशन किया जाता है दैट द पीरियड फॉर विच सच ए लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट कोटर्मिनस विद द ड्यूरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, बट सच ए लॉ कैन बी रिपेल्ड, बट ऐसे लॉ कंटिन्यू भी रहते हैं या रिपेल्ड भी किए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा, या उनको अल्टर्ड भी किया जा सकता है या उनको रीएनेक्टेड भी किया जा सकता है जब गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स में पावर्स में आती है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशंस में जब पार्लियामेंट हाउस कोई भी लॉ बनाता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर कानून बनाने में, और वो आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल एंड हो जाता है उसके बाद भी वो कंटिन्यू ऑपरेटिव में रहते हैं। बट जब स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड होके रूलिंग में आ जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती कि वो लॉ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और उनको रिपेल्ड भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, अल्टर भी किया जा सकता है, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर सकती है। सेंट्रल कंट्रोल और स्टेट लेजिस्लेचर कब करती है? बिसाइड द पार्लियामेंट power to legislate directly on the state subjects under the exceptional situations. Every situations में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पावर नहीं करती है, एम्पावर नहीं करती स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कंट्रोल एक्सरसाइज करने में स्टेट के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स का ऊपर। और गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, इसमें गवर्नर्स क्या करता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल जो पास होते हैं वो रिजर्व कर सकता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए होते हैं, और उनको कॉन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफ़र किए जा सकता है। प्रेसिडेंट एंजॉय करता है इसमें एब्सोल्यूट पावर वीटो को, और देम कि वो उसको असेंट दे या ना दे, ये एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट के पास होती है। बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स कुछ होते हैं एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर बट सिर्फ with the previous sanction of the president. For example, bill imposing restrictions on the freedom of trade and commerce. और क्या करते हैं, थर्ड नेक्स्ट इज president can direct the states to reserve money bills and other financial bills passed by the state legislature for his considerations during a financial emergency. जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो ये पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, और ये किस आर्टिकल के तहत इम्पोज होती है, दैट इज़ द आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी 1947 से टिल दिस टाइम इंडिया में इम्पोज नहीं हुई है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग
फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हो सकती है, की जा सकती है। तो प्रेसिडेंट यानी पावर एम्पावर हो जाता है पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को कि जो मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास किए हैं स्टेट लेजिस्लेचर ने, उनको उन बिल्स को रिजर्व किया जाए, और फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी उनको कंसिडर के लिए भेज जाए। कहाँ? प्रेसिडेंट के पास ये डायरेक्शन दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का फर्स्ट पार्ट था लेजिस्लेटिव रिलेशंस में, कि क्या पावर रखता है सेंटर और स्टेट के में किन पावर्सों को और पावर करता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट किस तरीके से फंक्शन करती है ड्यूरिंग इस रिलेशनशिप में। और ये रिलेशनशिप अभी फर्स्ट है, सो आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट रिलेशनशिप ही डिफाइन करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो टिल द लेक्चर्स आप वेट करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। सो कंटिन्यू वॉच करें, कंसंट्रेट करें वीडियो के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।